व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। वैसे तो अकवाम जो हैं वो जो हीरोज़ बनाती हैं वो अक्सर असली होते हैं, लेकिन कुछ केसेस के अंदर जाली हीरो भी लोग बना लेते हैं। लोगों की सादगी है या पाकिस्तान में कहते तो जाली है कि इफ्तिखार चौधरी साहब जैसे लोग भी जो हैं इस मुल्क के हीरो रहे, जिन्होंने कानून की धज्जियां भी उड़ाते हुए हमने उनको देखा। ना सिर्फ मुशर्रफ दौर को जिस तरह उन्होंने लीगली सैंक्शन किया अपने पहले दौर में, बल्कि जिस तरह अपने बेटे को मुबैना तौर पर उन्होंने बचाया और ख़ुद ट्रायल के जज बन गए। और उन्होंने इस बात की भी कौम से माफ़ी नहीं मांगी कि उनका बेटा मैसिव मुबैना करप्शन में इन्वॉल्व रहा, इसके बावजूद उनको पता ही नहीं चला। तो इनडायरेक्टली बहुत से लोगों के नज़दीक वो उस क्राइम के सुपरवाइज़र भी रहे। तो हमारे हीरो कौम के इफ्तिखार चौधरी, ऑफ कोर्स मेरे तो नहीं, कौम के हीरो जो है उनकी आपको मैं आज एक वीडियो दिखाने लगा हूँ। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि एक आम पाकिस्तानी, उसको हम ये तलकीन करते हैं या हम कहते हैं कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, कोई कानून से बालातर नहीं होता। और वेस्ट में आपको पता है व्यूअर्स के लाइन जो है वो उसको तोड़ना या सिग्नल को तोड़ना ये कानून तोड़ने के मुतरादिफ है। ये कोई छोटे मोटे जुराइम नहीं है कि आप लाइन में खड़े हैं और कोई बंदा अपने आप को वीवीआईपी समझता हुआ लाइन क्रॉस करके आपसे आगे आ जाए तो ये बहुत बड़ी बदतमीज़ी समझ जाती है। कोई आम आदमी ये बदतमीज़ी करे तो चले समझ आता है, कोई अनपढ़ जाहिल आदमी ये बदतमीज़ी करे तो समझ आता है, लेकिन एक पढ़े लिखे जज जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे और इस कौम के बहुत से लोगों के हीरो भी हैं, वो इस तरह की हरकत करे तो बड़ा अफसोस होता है। मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा, ये वीडियो देखें, इससे पाकिस्तान की सुबकी हुई और जस्टिस की भी। जी Sorry, excuse me. You're not in the queue. You're pushing in. I'm in the business. I have announced the business before. They haven't. They have. He told you No, he to doesn't go at the announce. back. He has announced. He told you to go at the back. He told you to go at the back. No, he doesn't know anything. I came from the counter. He said that. Talk to him, but don't join Why this should queue, I talk please. to him? Why should I talk to them? No. I believe on that what they are saying. Talk to them, No, but why don't talk to him? Why don't not talk push to in him? the queue, please. Sorry? Please don't push in the queue. But there is Don't no push queue in for the the queue. business. Don't you know that? No, Haven't ask you ever them. traveled? Ask them. Ask We've them. been waiting. No. We all have been Okay, waiting. Everyone is waiting. We what all does that mean? we all No, you have going to to go London. Yeah, you have to go back. Okay, we will. They're pushing in. No, next, We've been joined. They're dumping queue. Doesn't matter. Yeah. No, I'm traveling business. Talk to them. व्यूअर्स, ये पूरी दुनिया को तलकीन करते हैं इफ्तिखार चौधरी, जो बड़े बड़े एसीस, डीसीस, डीजीस को कि ऐसी तैसी करते कोर्ट में आज अपने बेटे के सामने और कानून की वायलेशन देखते हुए और कराते हुए बिल्कुल बेबस नजर आए। इसके साथ ही आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि रिकॉर्ड एक केस है, बड़ा मशहूर केस था बलोचिस्तान के हवाले से। इसके अंदर ऑस्ट्रेलियन कंपनीज इन्वॉल्व थी जिनको ठेके मिले और 1993 में ये मुआहदे हुए थे, जिसके ऊपर फिर बड़ी मैसिव मिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट हुई इंटरनेशनल कंपनीज की तरफ से। इफ्तिखार चौधरी साहब ने बीइंग अ जज जो है इस मुआहदे को कई साल बाद जो है जब उन्होंने हेयरिंग की तो इस मुआहदे को उन्होंने रद्द कर दिया। और इस मुआहदे को उन्होंने कहा, मैं आपको अगर पढ़ के सुना दूं, अदालत ने अपने फैसले में कहा, ये 2013 का वाक़या है। इफ्तिखार चौधरी ने फैसले में ये कहा कि हम बलूचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं और इस मुआहदे को नुलिफाइड करते हैं। 1993 में जो इन्वेस्टमेंट हुई ऑस्ट्रेलियन कंपनी की वो सारी ज़ाया हो गई और इनके इस फैसले के बाद ये आलमी ट्रिब्यूनल के पास ले गई ऑस्ट्रेलियन कंपनी इस पूरे मंजरनामे को, जो उसका फैसला अब पाकिस्तान के खिलाफ आ गया और आलमी ट्रिब्यूनल ने कहा है कि पाकिस्तान को जुर्माने की रकम अदा करनी पड़ेगी। इफ्तिखार चौधरी साहब के इस फैसले की कीमत, जो एग्जेक्टिव मामले में उनकी मुदाखलत है, उसकी कीमत पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स के उसमें करनी पड़ेगी। ये जो फैसला आया उसके तहत जो है ये कहा गया है कि ये जो कंपनी है ये अपने राइट पर है, पाकिस्तान को इसको पैसे अदा करने पड़ेंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं शायद 10 अरब डॉलर तक का जुर्माना हो, क्योंकि अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट वो कर चुके थे। सवाल यहाँ पे सबसे अहम ये है कि जब जजेस जो है हमारे आला अदलिया के काबिल एहतराम जजेस जो है एग्जेक्टिव मामलात के अंदर मुदाखलत करते हैं और उनके फैसले जो है उसमें आलमी ट्रिब्यूनल, आलमी अदालतें जो हैं वो हमें फिर जुर्माने करती हैं, तो इसका जिम्मेदार और जवाबदेह कौन है? इसका जिम्मेदार वो जज हैं जिन्होंने फैसला किया है, क्योंकि ये एक एग्जेक्टिव मामला जिसके अंदर उन्होंने मुदाखलत करते हुए सारा काम किया और अरबों डॉलर्स का पाकिस्तान नुकसान हो सकता है। फजल नईरी साहब, बहुत वार्म वेलकम, लाहौर स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। हारून रशीद साहब, मजहर अब्बास साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब। हारून रशीद साहब, आपने रिकॉर्ड के ऊपर बहुत काम किया है। इफ्तिखार चौधरी का एक फैसला जिसकी वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का जुर्माना आलमी अदालत में देना पड़ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? जज तो फैसला करके चले गए, अब इसका जिम्मेदार कौन होगा जो पाकिस्तान को देना पड़ेगा हर जाना?
देखिए, ये चूंकि अचानक फैसला अभी चंद मिनट पहले मुझे पता चला है, तो मैं सारी चीज़ें रिकॉल नहीं कर सकता। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। मैंने वो फैसला नहीं देखा, हो सकता है फैसला नाक़िस हो, अच्छी तरह से न लिखा गया हो, दूसरे फरीक का मुकदमा न सुना गया हो, उसका मौक़िफ़ न सुना गया हो और उसमें बेहतियाती बरती गई हो। लेकिन इसके दूसरे पहलू हैं। ये कम अज़ कम $2000 बिलियन का सोना समझा जाता है, तांबा भी है और चीज़ें भी हैं। ये $500 मिलियन में नहीं दिया जा सकता और इस फैसले से कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। उनसे आउट ऑफ कोर्ट गुफ्तगू हो सकती है, उनसे बातचीत हो सकती है, गिव एंड टेक हो सकता है। मेरा ख्याल है मुकदमा भी ठीक तरह से लड़ा नहीं गया। वरना एक और पहलू भी है, वो ये है कि पैसे इसके लिए खर्च किए गए। एक स्टेज वो थी जब मुझे पता चला, मैं कोई 22 महीने इन टच रहा, मुख्तलिफ कंपनियों के साथ बात करता रहा, उनका मौक़िफ़ सुनता रहा। अब चूंकि बीच में कई साल का गैप आ गया, बात चीज़ें शायद याद ना आए, कल तक उस पर फिर दोबारा काम करेंगे जी। एक मौका वो था जब असलम रईसानी की हुकूमत का तख्ता उलट के दुबई में भेड़िए बैठे हुए थे, क्योंकि ये थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मसला है, कम अज़ कम हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस। तो वो सादिक इमरानी नाम के गालिबन एक साहब थे, उनको वज़ीर आला बनाना चाहते थे। तो मैंने कुछ लोगों को, जिम्मेदार लोगों को बताया, जरदारी साहब की हुकूमत थी और जनरल क्यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ठीक। और उस वक्त गालिबन कोई खामोशी से कुछ काम भी किया गया। मैं जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के फैसले को गलत नहीं समझता। मुमकिन उन्होंने इसको ढंग से न निपटाया हो। जब आप फैसला देते हैं तो आपको उसके सारे पहलू मलहूज रखने होते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ये देखा जा सकता था कि क्या ये अच्छा। दूसरा, ये मुआहिदा जो हुआ है वो 93 में हुआ, जुल्फ़िकार बख्शी ने किया जी। 2006 में मुशर्रफ हुकूमत ने उसको एंडोर्स किया। जब तीसरा मौका आया तो उस वक्त ये लोग अदालत में गए। और ये एक हमारा एक तो गैर मोहतात रवैया है हुकूमत की सतह पर भी, मालूम ही नहीं है कि वहाँ किस चीज़ का क्या ठेका दे रहे हैं। फिर करप्शन है। बलोचिस्तान असेंबली के बहुत से मेंबर्स को ब्राइब किया गया है और लोगों को ब्राइब किया गया है। मेरे पास भी इस कंपनी के लोग आते रहे और मिन्नत समाजित करते रहे कि आप हमारे खिलाफ न लिखें, वहाँ जाएं तो सही। तो मैंने कहा जो सारे फैक्ट्स हैं वो बता दें, फिर उसमें देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। शाह लतीफ़ साहब, मुशर्रफ साहब के दौर में भी इसको 1993 में आई थी, गालिबन नवाज शरीफ साहब ने ये मुआहिदा अप्रूवल दिया था इसका। मुशर्रफ साहब ने भी इसकी तायद की। आज आलमी अदालत जो है उसने इफ्तिखार चौधरी साहब ये हमारा मौक़िफ़ रद्द कर दिया है। आपके नज़दीक ये जजेस की एग्जेक्टिव मामलात में मुदाखलत जो है ये उसका सवाल उठता है, या ठीक है हमें डिफेंड करना चाहिए जो भी फैसला उन्होंने कर दिया और एग्जेक्टिव वाज रॉन्ग अर्लियर? नहीं, देखें, दो जगहों पे अगर हमने इस फैसले को अप्रूव किया तो इसका मकसद ये हुआ कि दो मुख्तलिफ हुकूमतें इसको देख चुकी थी। और जहाँ तक रेकोडेक के बारे में और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जो ज़खायर हैं, जो वसाइल हैं हमारे, उसके बारे में एक आम तासुर पाया जाता है ना कि हम औने पौने उसको बेचना अगर चाह रहे हैं, जबकि उसकी असल मालियत बहुत ज़्यादा है। जितने भी वहाँ ज़खायर हैं आज तक हमने उसकी सही तरह से स्टडी ही नहीं की। जिस तरीके से हमें उनके एनालिसिस करके, उसका सर्वे करके, फिर उसकी कीमत का पहले तखमीना लगाया जाना चाहिए और उसके बाद हमें उसके कोई ठेके देने चाहिए। यही शायद वजह है कि उसके हम सही तरह से आज तक ठेके नहीं दे पाए। बहुत सारे वसाइल, बहुत सारी चीज़ों के ज़खायर वहाँ पे एक तरह से ज़ाया हो रहे हैं। और चूंकि हर मरतबा जब कोई देने की कोशिश करता है, आपको याद होगा कि इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं उनके बेटे को जब वहाँ पे मुलाजमत दी गई और उस ज़माने में भी एक ठेका देने की कोशिश की जा रही थी और सुनने में ये आ रहा था कि वो ठेका भी औने पौने दिया जाने लगा है और उसमें बहुत सारे कट्स हैं, फिर उसको रिवर्स किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी रियासत का, हमारी हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि इसका प्रॉपर एनालिसिस किया जाए, जो मुख्तलिफ ज़खायर हैं उनका तखमीना और उसकी सही कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए बाकायदा एक्सपर्ट्स के ज़रिए, और उसकी कीमत का तयन करके फिर अगर कोई ऐसे फैसले या अगर कोई ऐसा ठेका करने की कोशिश की जाती है जो हमारे उन एनालिसिस के खिलाफ जाता है तो फिर उसको रोका जाए। तो मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर हमें ऐसा स्टांस लेना चाहिए कि जजों ने इसके अंदर, या जज जो थे हमारे इफ्तिखार साहब, उन्होंने इसके अंदर कोई ऐसी चीज कर दी। हमारी दो हुकूमतें अगर उसको देख चुकी और उन्होंने अप्रूव किया तो लिहाजा मकसद उसका यही है कि ये सारी चीजें इनको देखना जरूरी है। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। नहीं हो सकता यही सवाल मजहर अब्बास साहब, सॉरी, वर्ल्ड कोर्ट के पास गया, लिहाजा हम उसके फैसले को सही मान लें। बिल्कुल ठीक। मजहर अब्बास साहब, हमारी एग्जेक्टिव फैसले इतने पैथेटिक या शैलो होते हैं कि फिर कोर्ट को आके उसको बचाना पड़ता है और कोर्ट का फैसला फिर ऐसा हो जाता है कि हमें फिर अरबों डॉलर को जुर्माना फेस करना पड़ा आलमी अदालत में। तो इसका मतलब एग्जेक्टिव
कोई इतनी सेंस ही नहीं पाकिस्तान में कि इतने बड़े जखायर को इतने औने पौने दामों में ठेका दे दिया, इसका मतलब ये लिया जाए। देखिए कामरान, असल में जो इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर था वो उसको दो तरीके से देखना चाहिए। एक तो ये कि उनके बहुत से फैसले बड़े तारीखी फैसले हैं, बहुत से सुपीरियर जुडिशरी में कम से कम चीफ जस्टिस के तकर्रुर का हमेशा से मसला हल हो गया हमेशा के लिए, और बहुत से फैसले अच्छे किए हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो बिल्कुल एग्जीक्यूटिव पे जिस तरीके से उस वक्त की आला अदलिया के और इफ्तिखार चौधरी साहब बहुत ज़्यादा पर्सनल नज़र आए। बहुत से हेयरिंग्स के दौरान, बहुत सी हेयरिंग्स मैंने ज़ाती तौर पे अटेंड की है, जिस तरीके से वो पेश आते थे, जिस तरीके से वो वकीलों के साथ उस वक्त तक, तो एक पॉलिटिकल बायस्ड वहाँ नज़र आता था उसके अंदर। और मैं ये नहीं कह रहा, देखिए इस वक्त इस फैसले, ये तो फैसला जो आया है वो फैसले के खिलाफ आया है ना, वो एग्जीक्यूटिव के खिलाफ तो नहीं आया है। वो तो जो फैसला किया गया है उसके खिलाफ आलमी अदालत ने फैसला दिया है। तो बुनियादी तौर पे तो आप इसमें एग्जीक्यूटिव को कहां से इन्वॉल्व करेंगे? अब आप तो फिर जुडिशरी को इन्वॉल्व करें, इफ्तिखार चौधरी को पे जिम्मेदारी डालें, मदर साहब किसी भी तो डलनी चाहिए कि नहीं? जरा मुझे इजाजत दें, मैं एक जुमला फैसले के खिलाफ। जी देखिए, मदर साहब के बाद हारून साहब, मदर साहब कंप्लीट कर लें जरा। जी मदर साहब। मदर साहब आप मुझे इजाजत देंगे जरा? जी गुजारिश ये है, जी हारून साहब बोले। कम अज कम अंदाजा है, कम अज कम अंदाजा है $2000 बिलियन का। ये सिर्फ सोने और तांबे का है, इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं। वो $500 मिलियन में तो नहीं दिया जा सकता था। जिन लोगों ने दिया उन्होंने या दानिस्ता जुर्म का इर्तिकाब किया या मुजरमाना तसाहुल का इर्तिकाब किया। अभी ये सारी चीजें सामने आएंगी, इसके फैक्ट्स अगले चंद दिन में, तो फिर इस पे ओपिनियन दी जा सकेगी। ठीक है। बहुत से लोग गैर जिम्मेदाराना हरकत के मर्तकब हुए और बहुत से लोगों ने रिश्वत ली। मेरे पास एक लिस्ट है, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको बताऊंगा उसके एविडेंस है कि किस किस ने कितना पैसा लिया। राइट। नदी साहब आपको यहाँ पे देखिए फॉल्ट लाइन। जी मदर साहब कुछ बात जी कंप्लीट कर लें सर। मदर साहब जी। देखिए असल चीज ये नहीं, असल चीज ये है कि जो आलमी अदालत का फैसला है वो डेफिनेटली आपकी अदालत के फैसले के टेक्निकल ग्राउंड्स की बुनियाद पर होगा। हमें वो फैसला देखना पड़ेगा आलमी अदालत का कि उसने किस बुनियाद पे कुछ इंटरनेशनल आपके कमिटमेंट्स होते हैं। और यही आप पाकिस्तान स्टील वाले केस में अगर देखें तो प्राइवेटाइजेशन के बहुत से केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट के वो आए हैं, उसमें भी ये बात इवन कोर्ट हियरिंग के दौरान आई थी कि जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होते हैं उनको हैंडल करना बड़ा मुख्तलिफ अंदाज में होता है। मदर साहब बात ये जो आलमी अदालत 93 में ये एग्रीमेंट हुआ, आपने फॉरेन कंपनी को यहाँ बुलाया, उन्होंने अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए। उसके बाद 2013 में एकदम कोर्ट जाग गई, उसने कहा कि चाहे सारी चीजें मेरिट में भी हों तो ऑब्वियसली उन कंपनी का कसूर तो कोई ना, जिन्होंने अरबों डॉलर इन्वेस्ट किया है तो वो तो सूद के हिसाब से अपना जुर्माना लेंगे ना। तो फिर कसूर तो हमारी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट्स का हुआ। अगर इफ्तिखार चौधरी साहब दुरुस्त है तो फिर नवाज शरीफ साहब भी गलत, फिर उसके बाद बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट भी गलत, फिर परवेज मुशर्रफ भी गलत। ये सारे अकल से फारिग थे, इनको पता ही नहीं कि, यानी जो बात दानिशवरों को पता है हम बैठ के डिस्कस करें वो उनको पता ही नहीं था। तो बिल्कुल ही फारिग लोग थे ये तो फिर इलेक्टेड जो आए थे 3 हुकूमतें। नहीं तो लेकिन आलमी अदालत ने क्या है यार, उसमें बहुत से पहलू हैं। एरिया कितना है, मसलन ये कंपनी एक ऐसे एरिया में खुदाई कर रही थी जो इन्हें दिया ही नहीं गया था। वो तो अब सारी चीजें फैक्ट्स अगले चंद दिन में सामने आएंगे तो फिर उस पर बात करें। ऑब्वियसली सर ये सब कुछ देख के ही एग्रीमेंट दिया होगा 93 में नवाज शरीफ साहब ने। न्याय साहब आपका अपना क्या टेक है? अदालत का ये फैसला जिसने एग्जीक्यूटिव को एक्सपोज किया, या एग्जीक्यूटिव को एक्सपोज किया या अदालत के फैसले में फॉल्ट लाइन है जो जुर्माना पाकिस्तान भुगतेगा? सर मैं कामरान, मेरा ख्याल में हम बहुत सारी चीजें जो है ना मिक्स कर रहे हैं। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि जो एक फैसला आया है वो हम में से किसी ने भी नहीं पढ़ा। मैंने भी आज टीवी पे देखा और मेरा ख्याल था इसको मैं जो है डिटेल में पढ़ूंगा, आराम से कल आएगा, देखते हैं क्या है या क्या नहीं है, कि उन्होंने किन ग्राउंड्स पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ गए हैं और फिर किन ग्राउंड्स के ऊपर वहाँ पे हमने कितना कॉन्टेस्ट किया, या टेनेबल था, अनटेनेबल था, और क्या कहाँ खड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका जो आपने जिस तरीके से इसको इकट्ठा किया और जो मैनिफेस्ट किया है वो ये है कि वो शायद मतलब जो मुझे वजह है कि वो इफ्तिखार चौधरी साहब के ने फाइनली उनको यहाँ से डिसीजन किया और उनको पैकअप करना पड़ा। अब देखें, एक होता है गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट को प्री मैच्योरली खत्म करना और उसको भेजना, एक होता है कोर्ट का डिसीजन।
अच्छा, कोर्ट के डिसीजंस के ऊपर हम एक और तरीके से राय नहीं कर रहे हैं, वो किसी और तरीके से गए होंगे कि कोर्ट के खिलाफ अपील करने के लिए गए होंगे। जब कोर्ट करती है तो एक वे अप करती है। देखिए ये जो सेबर रेटलिंग हम कर रहे हैं कि उसके अंदर मसला, आपने एक छोटा सा वो पीस दिखा है लंदन में, वो वायरल हुआ है, वो उसमें कुछ भी नहीं है। वो इफ्तिखार चौधरी साहब के बंदे के पास आया, बेटे के पास वो बंदा, और उसने कहा जी कि आप यहाँ लाइन में गलत खड़े। उसने कहा जी हमें फलां बंदे ने भेजा है। अभी वो बात ही करे तो इफ्तिखार साहब ने कहा कि हम यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा, उन्हें तो कहा ही, रेजिस्ट ही नहीं किया उन्होंने। अब हम पत्नी इतने एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ हैं कि हमने पोजीशंस नहीं ली है, रेजिस्ट भी नहीं कर और सकते हमने थे। नहीं कर, ये औलाद देखो ना, ये अलग बात है, ये बड़े सरकास्टिक आपका रिमार्क नहीं कर सकते सर, रेजिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप ये वहाँ तो- लॉ है। नहीं लॉ ये तो ठीक है, लेकिन आप ये कहना कि उनको resist यहाँ किया पे था। तो अपने बेटे की हेयरिंग भी सुन सकते हैं, देखो being a judge। बात यह है कि आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, तो मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया। अब अलाउंस दे दें, मर्जी है उसके बारे में, आप कोई भी उसका नहीं, हमने उसका तबसरा नहीं किया, उस पर लिख के लगाना बिला तबसरा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि देखें, पाकिस्तान के अंदर माइनिंग है ना, जो सोने की माइनिंग है, हाँ जी, वो बड़ी एक, वैसे बहुत मुश्किल है दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चाहे सोने की माइनिंग है, चाहे कॉपर की है, चाहे आपके पास थर कोल है, ये माइनिंग ही मुश्किल है, और इसकी जो क्वालिटी है इतनी आइडियल नहीं है जितनी समझ जाती है। राइट। ये तो बात ऐसी है, उसके ऊपर गवर्नमेंट से डिसीजन किए होंगे। अब देखें, लेकिन आप देना चाहता, जी प्लीज दें। जी शाहिद साहब, देखें ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि जी इंटरनेशनल कोर्ट में जहां ये फैसला हमारे खिलाफ आया है, ये दो चीज़ें हैं। एक, इंटरनेशनल कोर्ट के सामने जो मुकदमा लेकर गई है जो कंपनी जिसने इन्वेस्ट किया, उसको इससे कोई गर्ज नहीं कि हमारे कोर्ट ने क्या फैसला दिया, वो हमारा लोकल मामला है। ये इंटरनेशनल कमिटमेंट्स मुल्कों के दरमियान होती हैं। तो जब उन्होंने ये ठेका ले लिया, उसके बाद हमारे कोर्ट ने कोई ऐसी चीज कर दी, तो उसकी जिम्मेदार हमारी हुकूमत है जिसने ठेका दिया, जिसके तहत ये ठेका दिया गया, ये उनका फैसला था। तो लिहाजा जो पार्टी इंटरनेशनल कोर्ट में गई है, उसको इससे कोई सरोकार नहीं कि आपके कोर्ट ने क्या किया, वो आपका लोकल मामला है। साहब को क्लिक करने में ब्रेक लूंगा, जय साहब की बात सुन लें। मैं जज साहब को नहीं, हमने अपने मुल्क के फैसले के ऊपर जिन्होंने ये बात की और ये इसको दे दिया और वो ठीक नहीं था, हमें उनके खिलाफ केस बनाना है। ये जज साहब ने अगर ठीक काम किया है, हुकूमतों के खिलाफ केस बनाना है, हमारा लोकल मामला है। इंटरनेशनल लेवल पे आपको कमिटमेंट मीट करनी है। वैसे जनाब अगर आप इजाजत दें तो मैं अर्ज करूं, कोई जरूरी नहीं है ये फैसला नाफज हो जाए, ये रीनिगोशिएट हो सकता है, एक हिस्सा उन्हें दिया जा सकता है। एक कंपनी के साथ मैं भी बात करता रहा हूं, को 5000 सफ़े उनके लिखे हुए मेरे पास पड़े हैं, कोई 200 घंटे मैंने उनसे गुफ्तगू की होगी, वो इंटरेस्टेड थे इसमें, और कंपनियां इंटरेस्टेड होंगी। इसको हैंडल किया जा सकता है, और हुकूमत पाकिस्तान की मर्जी के बगैर उन्हें इजाजत दे दी जाए वहां माइनिंग कर कैसे लेंगे? जी नहीं सर, इसमें बड़ी गुंजाइश होती है बातचीत की। चले जाए वहां जाके सोना निकाल लें, कैसे निकाल लेंगे बगैर किसी सिक्योरिटी के बंदोबस्त के? नहीं दे ना दे, मगर कसूर हमारा है। ठीक है जनाब, जी फरमाइए हफीजुल्लाह साहब। नहीं हमारा ही है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है जी। ना कोई प्रॉपर असेसमेंट थी जब ठेका दिया गया, हारून साहब ना कोई जायजा लिया गया उसका असेसमेंट बाद में रिपरकशन। शाह लतीफ साहब का पॉइंट भी आ गया, उनका नया साहब कंप्लीट कर ले, मैं ब्रेक लेनी है फिर। देखिए जी, बात यह है कि मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोर्ट्स के जो डिसीजन होते हैं उनको वो जो है कोई वे अप नहीं करता। कोर्ट्स के डिसीजन तो रेफरेंसेस जो है, ये आप 10 दफा इंटरनेशनल कोर्ट्स की कितनी प्रोसीडिंग पढ़ ले, उस मुल्क के कोर्ट के रेफरेंसेस साथ उन्होंने इनकॉर्पोरेट किए हुए होते हैं। राइट। ये मैं बड़ी अजीब सी बात मैं सुन रहा हूं कि ये जो कोर्ट के डिसीजन है उसको लोकल मानेंगे। हम सारा दिन यहाँ पे दुनिया जहां की 27 कोर्ट के डिसीजन हम अपने एक छोटे से केस के अंदर करते हैं, इंडिया में ये डिसीजन हुआ, यूएस का सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन किया, फलां ने ये किया। पहली बात। दूसरी बात ये जी कि एक चीज जिसको मैं समझता हूँ कि वाकई एक बोन ऑफ कंटेंशन है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स जो हैं वो सिद्ध के दिल से और इंतहाई सिंसेरिटी के साथ अपने केसेस को उठा रही है। 184(3) का इस्तेमाल जो बड़ा रैम्पेंट हो गया था चौधरी इफ्तिखार साहब के वक्त में, उसके अच्छे एस्पेक्ट भी पड़े, लेकिन वो ये बात भूल गए कि चाहे वो रेंटल पार हो, चाहे वो रिको डिको, चाहे वो ये ओगरा का केस हो, हकीकत है कि मैंने देखा है कि इन ऑल फेयरनेस कोर्ट कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकती। और वो एक परसेप्शन के ऊपर डिसीजन करते हैं। जैसे अभी आप देखें
लोग कहते हैं जी परसेप्शन में डिसीजन होगा। अब जब परसेप्शन में डिसीजन होगा तो कानून की ऐसी तैसी फिर जाती है। तो इसलिए हमारे कोर्ट्स जो है उनकी वजह से हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन एक बात मैं क्लियर वो कर दूं कि बदर साहब, ये मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस का है, ये 96 के अंदर सजाद अली शाह साहब जो है वो ये जो है इसको क्लियर कर गए थे कि सीनियरिटी लिस्ट को खुद ब खुद वो इफ्तिखार चौधरी तो उससे बेनिफिट लिया। लेकिन अमलन कोर्ट्स जो परसेप्शंस के ऊपर केसेस ले रहे हैं, उन्होंने इतने केसेस लिए, चाहे LNG था, चाहे ओगरा था, कोई जितने के रेंडर पास था, लेकिन जो होगा उसके बड़े मेरिट हो गए। फिर उसके बाद आपको लेके जाऊंगा सिंध और कराची के मामलात पे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मेरे सामने गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर उमर की। उन्होंने कहा कि पैनामा केस पे प्राइम मिनिस्टर नाअहल नहीं हो सकते, मगर इससे नून लीग को नुकसान जरूर हो सकता है। इस पर बात करेंगे और MQM के हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस ब्रेक के बाद। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा है कि पैनामा केस पर प्राइम मिनिस्टर नाअहल नहीं हो सकते, मगर इससे नून लीग को नुकसान जरूर हो सकता है। और अगर ये पैनामा केस ना होता तो पार्टी के लिए बहुत अच्छा होता। और MQM के तकसीम होने से कराची में बहुत बड़ा सियासी खला पैदा हुआ है। हारून रशीद साहब, दोनों पूरी स्टेटमेंट पर कुछ कमेंट कर दें कि वाकई MQM तकसीम हो गई है और बड़ा खिला पैदा हुआ है। और अब तो जुबैर साहब भी कह रहे हैं कि नून लीग को नुकसान जरूर हो सकता है। किस लेवल तक का नुकसान हो सकता है आपके नजदीक? नहीं, नून लीग को किस चीज का नुकसान होगा? पैनामा केस क्यों हुई है? नून लीग के लिए तो अपॉर्चुनिटी है सर। पैनामा केस पर वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नाअहल नहीं हो सकते, मगर इससे नहीं, पैनामा केस पे तो देखिए इस तरह की, आपको पता है डे 1 से मैं इसकी असराई के खिलाफ हूँ। ठीक है, आप फैसले के बारे में क्या असर है ये, यानी पॉलिटिकल अगर डैमेज हुआ है तो ये गवर्नर साहब के कहने की बात नहीं है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो इस पे क्यों तबसरा करते हैं? यानी ये क्या सियासतदानों का भी और हमारा भी ये क्या रवैया है कि भाई अदालत का ये फैसला आएगा, ये फैसला आएगा, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेट द कोर्ट डिसाइड। और जजों से एक बात कहनी चाहिए कि जो आप समझते हैं कानून के मुताबिक है, हर तरह के दबाव को और तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके जो कानून का तकाजा है वो कर गुजरें। अगर अदालतें इस एक चीज़ पे चलें जो हमें जाहिर है उन्हें चलना चाहिए, तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं। ठीक है सर। उसमें एक नुक्ता ये है कि ताकतवर जो है उसको जब सजा मिलेगी, अगर वो मुस्तहिक हो सजा का, ये नहीं है कि लाजमी सजा उसको दी जाए, ये तजवीज़ न किया जाए। यही काम तहरीक इंसाफ कर रही है, यही नून लीग कर रही है, यहाँ यही हम मीडिया वाले कर रहे हैं, दिन रात क्या कर रहे हैं। भाई अदालत को फैसला करने दें। बाकी जो MQM जो तकसीम हुई है तो उसमें इम्कानात पैदा हुए हैं। उसमें एक सूरत तो यही है कि खुद महाजरों की सियासत में इतदाल आ जाए। यानी एक मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी है और एक डॉक्टर फारूक सत्तार हैं। पहले जैसी सूरत हाल तो नहीं है कि गले भी काटे जाएं और फिर उनके कसीदे भी बयान किए जाएं और मीडिया भी यरगमाल हो और सियासी जमातें भी यरगमाल हों। अच्छा हारून साहब, एक बात बताइए सर, आपका मैं कॉलम पढ़ रहा था MQM के ऊपर, आप ये फरमा रहे थे कि MQM का वही रोल रहा है जो रोल बेसिकली मौलवी फजलुल्लाह का रहा है, जिन्होंने गले काटे पाकिस्तानियों के, और आप कह रहे हैं कि दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। आपको कुछ सख्त नहीं हो गया इस पे, एक सियासी पार्टी को जिसको पाकिस्तान के लोगों का वोट मिलता है? मैंने ये तो नहीं कहा था कि दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया जाए। ये तो बहुत सोचने समझने की बात है, इसलिए कि दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। कराची का जो महाजर है उसका हक उतना ही है जितना किसी और का है, और उसको सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेगा तो प्रॉब्लम पैदा होगा। ठीक है। एक मैंने कहा कि मौलवी फजलुल्लाह जैसा जुर्म है दो एतबार से। एक तो गर्दनें काटी, इसमें कोई शुबह नहीं कि अल्ताफ हुसैन और उसके लोग उसके जिम्मेदार हैं। नंबर 2, बिल्कुल उसी तरह इंडिया के साथ उनके मरासम थे जैसे बलोचिस्तान में तकरीब कारी करने वालों के और मजहबी इंतहा पसंदों के बास के हैं। कुछ गुमकर्दा रहा लोग हैं, कुछ अपने हुकूक की बात करते हैं, चाहे वो हद एतदाल से तजावुज़ भी कर जाएं, वो उस तरह के मुजरिम नहीं है। अपने हुकूक की अगर वो जंग लड़े महाजर तो ये उनका हक है जिसपे उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। रोकना तो दूर की बात है। एक ये है कि राह से मिलके किया तो अल्ताफ हुसैन के कातिल होने में कोई शुबा है, और जो लोग उसकी वकालत करते रहे इतनी शर्म तो करें कि कौम से माफी मांग लें। उसकी तावीलें क्यों करते हैं? राइट। मजहर अब्बास साहब, व्हाट्स योर टेक कराची की उसमें कि एक तो गवर्नर साहब की स्टेटमेंट जो है आपकी मर्जी पैनामा में बात करें ना करें, लेकिन उन्होंने कहा कि MQM के टूटे सियासी खिलाफ। आपको लगता है MQM टूट गई? बहुत से लोगों को लगता है कि MQM एक ही है, और हारून साहब ने फरमाया कि दोनों का जुर्म एक ही है, मौलवी फजलुल्लाह और इनका। व्हाट्स योर टेक?
देखिए, एक तो जो हारून साहब ने पनामा के हवाले से बात की, मैं बिल्कुल 110% एग्री करता हूँ जी कि हमें क़यास आराइयों, और आपको पता है मैं आपके कई प्रोग्राम में ये बात करता रहा हूँ जी जी बिल्कुल कि हमें क़यास आराइयों से गुरेज करना चाहिए, फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। और ख़ुद गवर्नर साहब के मुँह से इस तरह की बात आना अफसोसनाक है कि गवर्नर ख़ुद कॉमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर, जो चीज़ अभी आई नहीं है सामने। दूसरी बात ये कि जो एमक्यूएम के हवाले से ये तो इस वक्त तो एविडेंट है कि एमक्यूएम डिवाइडेड है, और एमक्यूएम का मैंडेट जो है वो तकसीम है, और तकसीम हो गया है 3 हिस्सों में। उसको अब इलेक्शन के करीब कौन उसको अपने कैप्चर करता है, ये एक बड़ा सवाल है। पाक सरजमीन पार्टी भी जोर लगा रही है, एमक्यूएम पाकिस्तान अपने नए वोटर को बनाने के मिशन पर है, और साथ में पुराने वोटर को समझाने के उस पर है। एमक्यूएम लंदन जो है वो जाहिर है अनऑफिशियल बैन है उसके ऊपर, तो उनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। अब जो दूसरी जमातें हैं जिनके पास स्पेस है, उसमें सबसे ज़्यादा जोर जो है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगा रही है। वो हुकूमती सतह पर भी यहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके लगा रही है, और पीपल्स पार्टी के, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अपने कुछ आउटस्कर्ट्स में हिस्से हैं, इसलिए वो भी कोशिश कर रही है कि पहले से ज़्यादा कुछ नशिस्तें वो हासिल कर ले। हमेशा से वो 2 या 3 नशिस्तें हासिल करते रहे, लेकिन इस मरतबा जो 2008 का इलेक्शन था उसमें वो उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए थे कुछ और कॉन्स्टिट्यूंसी से भी। तो पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा जोर लगा रही है इसमें। तहरीक इंसाफ, बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ ने अपनी वो बस मिस कर दी है कि जहां वो कैपिटलाइज कर सकते थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेट हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सियासत नहीं की सिंध के अंदर बदकिस्मती से। अब वो आके वही पुराने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि पुराने लोगों को, एंटी पीपल्स पार्टी के लोगों को जोड़कर कुछ नशिस्तें हासिल कर लें। तो इस वक्त जो मुकाबला है यहाँ, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के मुख्तलिफ जो धड़े हैं वो उनके तो दरमियान आपने है कि वो पीटीआई किस पीएमएल तरीके को से माइनस उसको कर दिया कैप्चर उसमें से, कर आप ये सकते कह हैं। रहे हैं वो नहीं कर सकते, पीटीआई भी नहीं कर सकती कराची की पब्लिक को। पीटीआई आप अभी भी देख लें कि कहीं आपको पीटीआई की कोई एक्टिविटी कराची में नजर आ रही है किसी भी अंदाज में। तो पीटीआई अनफॉर्चुनेटली अपनी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स की वजह से वो पीटीआई बहुत पीछे रह गई, और मुस्लिम लीग नून जो है वो जितना सियासत अगर वो 3 साल में करते तो वो बहुत गेन कर सकते थे। तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आ रही है। राइट न्याय साहब, ये जो स्टेटमेंट आई है गवर्नर साहब की पनामा के हवाले से, इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। और दूसरा ये आप एग्री करें, मदर साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी गेन कर सकती है एमक्यूएम के टूटने से, पीटीआई और पीएमएल नहीं कर पाएगी नेक्स्ट इलेक्शंस में। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि मैं बिल्कुल इस जो मेरा अपना ख्याल है वो ये है कि इतना हाई फाई केस जिसके ऊपर कोर्ट्स ने भी रनिंग कमेंट्री या कमेंट्स देते रहे, फिर मीडिया उसको मुसलसल डिस्कस करता रहा, और फिर उसके बाद आप देखें कि एक और आयरनी है कि आप जिस महफिल में जाएं एज लेट एज यस्टरडे, हर कोई पनामा क्या बनेगा, ऊपर मुल्क के अंदर कोई फसाद हो रहा है, कुछ हो रहा है, शादी हो रही है, गमी हो रही है, कब्रिस्तान में खड़े, पनामा पे क्या बनेगा। तो चुनाचे एक तो उसमें उसका एक बैकग्राउंड है कि उसके ऊपर इसलिए बात करनी पड़ जाती है, लाम हाला कमेंट करने चाहते। मैं तो अपने कॉलम में आज उसका एनालाइज किया। दूसरी बात यह है कि अगर आप जब कुछ चीज देखते हो कि जी आईन के अंदर वजीर आजम को हटाने के लिए या एक मेंबर कौमी असम्बली को हटाने के लिए वहां पे गुंजाइश मौजूद है, पीटीआई की प्रेयर्स 2 हैं उसके अंदर। एक ये है कि इनको 62, 63 लागू की जाए कि उन्होंने असेंबली में झूठ बोला है। फिर उनके बाद उन्होंने कहा जी कि इनका ट्रायल किया जाए, क्योंकि 10A कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, वो ये कहता है कि हर पाकिस्तान के जितने शहरी, हर मिलत के हर फर्द को फेयर ट्रायल की गारंटी देता है। वो कहते हैं इस प्राइम मिनिस्टर के लिए ना इस्तेमाल करें। तो चुनाचे ये हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट जो कि आजाद इदारा है, किसी के नीचे नहीं है, वो आईन के और कानून के अंदर उसकी सारी ताकत कानून आईन के अंदर रहनी है। चुनाचे फैसला मैंने आपने नहीं देना, सुप्रीम कोर्ट ने देना है। और वो उसके अंदर यह है कि प्राइम मिनिस्टर के मुझे आईन पाकिस्तान में नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर को सजा दे सके। अगर सजावार पाया तो कमीशन बन जाएगा, वो ट्रायल करेगा, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। अदालत ने आखिरी दिन एक कमेंट बड़ा अहम दिया था जो कि और इस केस के बारे में प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को थोड़ा मजबूत कर गया। उन्होंने कहा जी दोनों फरीकैन ने हमें सबूत नहीं दिए। ये उन्होंने अपना एक तासुफ अफसोस जाहिर किया था अदालत ने आखिरी दिन फ्राइडे को 23 फरवरी का दिन था कि जी हमने ये नहीं किया। जब आपके पास सबूत नहीं है तो इसका मतलब अगर वर्स्ट के सिनेरियो में या नून लीग की अगर कोई सख्ती आ गई और कोर्ट कहता है कि जी हम समझते हैं कि नून लीग इसके अंदर या प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है,
तो उसका फिर एक ही तरीका मुझे नजर आता है कि वो कमीशन मुकर्रर कर देंगे, कहेंगे इसका ट्रायल करें, इन्वेस्टिगेशन करें, Right. वो करें, आगे जमा कराएं। तो इसलिए सर, ये आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल और ये तो बात एक है। दूसरा ये है कि 62, 63 इसलिए नहीं लागू हो सकता कि असेंबली की तकरीर का सहारा लिया गया है और वहां पे आर्टिकल 66 और 69 दो आर्टिकल्स हैं जो सीसा प्लाई दीवार हैं किसी भी मेंबर की बात को अदालत में। मैं एक बात आप दलाल दे रहे हैं। नहीं मैं तो आइन पढ़ रहा हूँ। अगर आइन मैं हारून साहब आइन पढ़ रहा हूँ, आइन को आप नहीं नजरअंदाज कर सकते। जहालत के अंदर हम चले जाएंगे। आप पढ़ रहे हैं क्यों? मैंने आपको बिल्कुल नहीं कहा, मैंने कहा जी आइन मैंने राइट नहीं है हमारा सर। मैं हम जो केस सुना जा चुका है उस पे दलाल राइट मैं दिया ही नहीं है। मैंने कहा जी ये 62, 63 की प्रेयर जो है वो उन्होंने जो मैंने जजेस से कौन से रिफ्यूज हो रहे हैं न्यायी साहब से हारून साहब से, वो अपना फैसला देंगे हारून साहब, आप टेंशन न लें। बाकी एमक्यूएम का ये है जी कि मदर साहब अथॉरिटी ने बड़ा खूबसूरत एनालिसिस दिया। मदर साहब ने वैसे ही मुझे उनको फेवर देनी है, उनकी हर बात को अप्रिशिएट करना है। अच्छा। वो जैसे भी है। एक बात मैं कहता हूँ कि सिंध के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है और वो ये सूरत हाल है कि कराची जो है वहां पे एक अरसे से एमक्यूएम के मुकाबले में सेकंड पार्टी नहीं है और रूलर सिंध में पीपल्स पार्टी के मुकाबले सेकंड पार्टी नहीं है। पंजाब की ये सूरत हाल नहीं है, सरहद की केपी की ये सूरत हाल नहीं है, बलूचिस्तान की नहीं है। चुनांचे एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मेरा अपना ख्याल है कि एमक्यूएम को अगर ये पार्टियां तितर बितर रही, तहरीक इंसाफ और नून और पीपल्स पार्टी, तो एमक्यूएम कुछ भी नामसाद हालात हुए इलेक्शन के ऊपर सर्वाइव कर जाएगी। सर आगे जाऊंगा। शाह लतीफ साहब, सवाल के दो हिस्से, एक तो जो पैनामा के ऊपर आपकी मर्जी है, आप भी हारून साहब और मदर साहब की तरह कमेंट ना करें, लेकिन आप कर भी सकते हैं। आप एग्री करेंगे जो बातचीत न्यायी साहब ने की है कि वहां पे सबूत नहीं आए और इसलिए नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करना बहुत मुश्किल। अदालत ने कहा खुद जी, अदालत के रेफरेंस से। जी शाह लतीफ साहब, फिर एमक्यूएम पे भी पूछूंगा आपसे। देखें जी मैं समझता हूं कि इसके ऊपर इतनी बहस हो चुकी और सिर्फ अदालत ही में बहस नहीं हुई, अदालत से हट के बाहर इतनी बहस हुई कि अदालत के बाहर भी हर रोज सेशन होता रहा। पीटीआई ने अपना नुक्ता नज़र, पीएमएलएन ने अपना नुक्ता नज़र, बल्कि मैं समझता हूं कि एक मजाक उड़ाया गया जब हम कहते हैं कि केस जो है वो सब जुडिस है, उसकी हेयरिंग हो रही है, उसके बावजूद बाहर अदालतें लगती रहीं। पहली तो ये चीज़ थी जिसको देखा जाना चाहिए था। अब जब सारी चीज़ें सुन ली गई, मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई भी गुंजाइश है कि आप फैसले के ऊपर भी अब तबसरा करना शुरू कर दें। लिहाजा जो गवर्नर साहब ने बात की है वो बिल्कुल आउट ऑफ द क्वेश्चन है। एमक्यूएम पे आज बात हरगिज नहीं होनी चाहिए। एमक्यूएम पे आप हारून साहब का मौक़िफ़ के करीब पाते हैं अपने आप को, वो जो कह रहे हैं कि फजलुल्लाह के जुराइम एक जी एमक्यूएम का जहां तक एमक्यूएम का ताल्लुक है, देखें बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि सिंध में जो मैदान है वो एमक्यूएम और पीपीपी के पास है और एमक्यूएम के 3 धड़े तो बन गए। हमें नहीं मालूम कि वाकई ये 3 धड़े जो हैं वो जब ये पब्लिक के पास जाएंगे तो फिर पता चलेगा। अभी जो एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन है, वहां से जो बयानात आते हैं वो तो हर वक्त फारूक सत्तार साहब जो कहते हैं जी हम एक हैं, महाजर एक हैं, यानी इतना उसके अंदर इबाम पाया जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इलेक्शन से पहले हमें नहीं पता चल सकेगा कि इनमें से कौन सा एमक्यूएम है जिसको लोग जो हैं वो वाकई अब कबूल करते हैं और उसके बारे में वोट देते हैं। ये वक्त आने पे पता चलेगा। मगर जहां तक दूसरी पार्टीज का ताल्लुक है वो बिल्कुल सिंध में कहीं नहीं नजर आ रही। यही 2 पार्टीज हैं, पीपीपी और एमक्यूएम। और अब तो इतना खतरनाक मामला हो चुका है कि पीएमएलएन समझती है कि पंजाब को जीत लो, मुल्क पे हुकूमत कर लो। बाकी पार्टीज वो भी यही समझती हैं कि जहां जहां उनकी स्ट्रांग होल्ड है वहां अपने वोट ले लो, अपना सूबा संभालो। तो ये सुबाइयत की तरफ हम चल पड़े। बिल्कुल ठीक है। कोई भी पार्टी इस वक्त ये क्लेम नहीं कर सकती कि वो मुल्क की सतह पर किसी किस्म का होल्ड रखती है। राइट। हारून साहब, आपके ख्याल में पीटीआई अल्टरनेटिव साबित हो सकी है पीएमएलएन का पंजाब में या नहीं अभी तक? जी बिल्कुल हो सकती है। अभी कोई 2-3 घंटे तक इमरान खान साहब से बात हुई, वहीं से मैं आ रहा हूँ जी। मसला ये है कि ना इमरान खान साहब सियासत को समझते हैं, ना उनके इर्द गिर्द के लोग समझते हैं। अच्छा। हर चीज़ का एक रास्ता और तरीका और करीना होता है। हर चीज़ की दुनिया में एक लॉजिक होती है। नून लीग एक नाकाम पार्टी है, अपने मुखालफिन की नालायकी की वजह से वो हुकूमत कर रही है। लेकिन अगर वो कोई भी जो काम है उसकी कोई शरात होती है। अगर पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो एक काबिल अमल मंसूबा पेश करें गवर्नेंस का, अगर वो टिकट ठीक दें, बड़ी माजरत है, और अगर वो फाल तबकात को इन्वॉल्व कर लें। ब्रेक लेते हैं।